start. So hello students, उम्मीद है आपका जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम इट्स ऑलरेडी रनिंग, तो आपका जो है हर एग्ज़ाम को अच्छी तरह से देना है, यू नो दैट. सो बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज़. और बच्चों ये देखिए कि आप डी ब्लॉक जो केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक. सो लास्ट वीडियो जो हम लोग डिस्कस किए थे डी ब्लॉक का, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें. कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो लिंक ज़रूरी है, एक दूसरे का लिंक में है, ये नहीं जो सीरियली यू हैव टू गो थ्रू इट. बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट फॉलो कर रहे हैं कि शॉर्टकट में कम समय में हम कवर कर लें. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कंसेप्ट फिर क्लियर नहीं होता है, और कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि आपका आंसर जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे ठीक से. इफ़ यू एक्सप्लेन इट तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लेनेशन जो होगा वो कंप्लीट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा. तो इसीलिए कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो को जो है सीरियली लिंक वाइज वन आफ्टर अनदर यू हैव टू सी इट, उसको देखिए और कैसे प्रोसीड होता है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इवन अदर चैप्टर्स ऑल्सो. ठीक है, तो ये देखना है. कुछ एक है जो नाउ-ए-डेज ये प्रॉब्लम क्या है कि नाउ-ए-डेज स्टूडेंट्स जस्ट वांट टू सम फन इन वीडियो में फन चाहते हैं. एक्चुअली ये क्या है, फन तो हम ये एजुकेशनल वीडियो है, सो इट्स नॉट नेसेसरी और इट्स नॉट गुड फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो. सो फन का जो वीडियो है वो कंसेप्ट अलग है, वो सिर्फ व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर गेन करने का एक फंडा है, या एक बोले आप एक स्कैम है. तो वो नहीं करना है. योर मोटिव शुड बी दैट टू गेन द नॉलेज. हमको नॉलेज गेन करना है एंड दैट शुड बी राइट और करेक्ट नॉलेज होना चाहिए. तो इस पे ध्यान देना है. ओके, सो आज कुछ ज़्यादा नहीं हम इस पे बात करेंगे. सो डी एंड एफ ब्लॉक आगे प्रोसीड करते हैं. ओके ना, नाउ यू सी दैट यहाँ आपको दिख रहा है डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक में हम लोग बोलते हैं कि जनरली ये 10 में आप पढ़े हो, इवन 12 में हम लोग जो जानते हैं उसी को प्रोसीड करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं. तो ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे, बट ये जो है जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ट्रांजिशन नहीं है. एक्सेप्ट वाई, बिकॉज इसमें कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल होते हैं. तो ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं. जैसे आप देखो यहाँ पे जिंक का दिखा रहा है, जिंक Zn, ये लास्ट में D10 आएगा, और ये Zn2+ अगर देखें तो यहाँ पे D10 आएगा. यू देखिए आप, इसका ऑफो प्रिंसिपल से बेसिकली ये क्लियर होता है. तो ऑफो प्रिंसिपल जैसे 11 में आप पढ़े हैं, इसका यदि जिंक का देखें 30 होता है, जिंक Zn30. तो Zn30 का अगर एक्सप्लेनेशन देखें दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, then 3p6, then 4s2 and 3d10. ये है 10, 20 and 30 ये आ रहा है. तो ये जिंक का हो गया. तो यू नो दैट ये आपको दिख रहा है कंप्लीटली फील्ड है, ये भी कंप्लीटली फील्ड है. तो ये जब टू आउटर मोस्ट जो है ये कंप्लीटली फील्ड है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा ट्रांजिशन मेटल नहीं है. इट्स क्लियर. लेकिन अगर Zn2+ लाते हैं, यहाँ पे देखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि Zn2+ क्या होगा. तो Zn2+ में देखिए अब ये और ये लोअर एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा कम है, लोअर एनर्जी. यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा लोअर एनर्जी लेवल से निकलेगा. तो अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो ये लोअर एनर्जी है, यहाँ से निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से यहाँ भी फिर से देखिए ये डी में 10 आ गया. तो इट मीन्स, इसलिए अब मैंने यहाँ लिखा है D10 शॉर्ट में. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इट कन्वर्टेड टू Zn2+ एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 3d10 है. तो ये दोनों ही केस में ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल को कंप्लीट करके रखा है. तो ये आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं है. क्लियर. कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है कि कॉपर जो है, कॉपर एंड कॉपर प्लस. अब आप देखो तो कॉपर में D10 हो जाता है, ये एक्सेप्शन है. यू नो दैट कॉपर का केस में आता है कि कॉपर 29 लेते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9.
ये 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, इनकम्प्लीट फील्ड है, ये आपको इनकम्प्लीट फील्ड है आपको, क्लियर। लेकिन अब जब हम देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यहाँ जब कन्वर्ट होगा तो ये हाफ फील्ड करने के लिए ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ये फुल फील्ड। एक्चुअली होता क्या है, ये एक्सेप्शन है, दैट इज 4s1 3d10, ये ज़्यादा मेरा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ये होगा हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। यहाँ पे ये फुल फील्ड है, लेकिन ये क्या है 3d9, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो ये स्टेबिलिटी इसका कम होगा, स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होगा 4s2 3d10। तो क्लियर, तो ये आ रहा है यहाँ पे देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे क्या है 4s1 है, कंप्लीट फील्ड नहीं है, यहाँ पे 3d10 है, ठीक है, ये कंप्लीट है। लेकिन अब देखिए अगर हम यहाँ से, ये तो आ रहा है d10 आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपर में मेरा d10 है। क्वेश्चन आता है कि कॉपर हैज़ 3d10 ऑल्दो इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए ट्रांजिशन मेटल, वाई। तो कॉपर मान लीजिए 3d10 है, तो फिर भी यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल क्यों है, क्लियर। जैसे हमने कहा कि शुरू में जिसका कंप्लीटली फील्ड होगा वो ट्रांजिशन नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होता। तो यहाँ पे 3d10 दिख रहा है, तो ये तो कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन ये कंप्लीटली d10 है, कंप्लीटली फील्ड है, तो कॉपर को हमारा क्या होना चाहिए, ये ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, क्लियर। लेकिन ट्रांजिशन है, क्यों है, अब देखो, क्योंकि कॉपर के केस में 3d10 हो रहा है, लेकिन जब हम कॉपर प्लस लेते हैं 2 प्लस, देखिए अब, तो कॉपर जब 2 प्लस लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से 2 निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मीन्स हमारा अगर निकालेंगे 1s2 2s2, इसको समझना है ठीक से, 2p6 3s2 3p6, और ये जो 4s है एंड 3d9, तो 2 प्लस जब हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, लोअर एनर्जी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या बचा 3d9, तो ये क्या कंप्लीट फील्ड है, नो, तो ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये ट्रांजिशन है, क्योंकि इनकम्प्लीट फील्ड है, और यहाँ दिख रहा है कंप्लीटली फील्ड। तो अगर ये दोनों केस में अगर ऐसा कंडीशन आता है तो दोनों होना चाहिए कंप्लीटली फील्ड। जैसे इस केस में ये भी कंप्लीट फील्ड और Zn2 प्लस ऑल्सो कंप्लीटली फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 3d10 हो रहा है दोनों केस में, तो Zn 3d10, Zn2 प्लस ऑल्सो 3d10, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ए ट्रांजिशन। बट इन दिस केस कॉपर, यहाँ पे देखिए आपका 3d10 तो है, बट इन दिस केस इट्स नॉट कंप्लीटली फील्ड। तो इस कंडीशन में ये हमारा ट्रांजिशन क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, क्योंकि दोनों में कोई एक भी अगर इनकम्प्लीटली फील्ड हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ ए ट्रांजिशन मेटल, डी ट्रांजिशन हो रहा है ना, क्लियर। तो ये दोनों कंडीशन हम कंपेयर करके आपको बता रहे हैं यहाँ, और ये जिंक एंड Zn2 प्लस, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपका कंसेप्ट इस तरह से क्लियर रखना होगा, ठीक है। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन आते हैं कि अगला देखिए, जो डी ट्रांजिशन क्या है। कभी कभी स्टूडेंट ना सिर्फ याद करना चाहते हैं कि यहाँ ट्रांजिशन है, डी ट्रांजिशन है, तो मेन है क्या, व्हाट इज डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन आखिर है क्या। तो डी ट्रांजिशन का मतलब है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिट करता है, तो डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करता है, लाइक दिस, ईजी बोलते हैं इसको, हायर है, ये लोअर है, T2z, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसका लेवल नीचे है, ये ऊपर है, यू नो दैट, ये दिख रहा है आपको। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से जंप किया, यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से जंप किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका एनर्जी जो है लेवल ज़्यादा है, इसका एनर्जी लेवल कम है, लेकिन यहाँ डी ट्रांजिशन यही है, दिस वन इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। व्हेन द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है या 2 ऑर्बिटल है, दोनों ही मेरा डी ऑर्बिटल है, इट्स ए स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एंड दिस वन लोअर 3 जो है दैट इज 1 2 3, दैट इज T2z इज लोअर लेवल, और ये हायर है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ गया,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ये जो हमने लिखा है यही है, ये कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है, यही है डी डी ट्रांजिशन। तो इस केस में हमारा एनर्जी जो है इसका यू नो दैट अपर लेवल है, ये लोअर है, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। क्लियर ना? आई थिंक ये क्लियर हो गया। एक एक पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक्स को आप पढ़ते हो जब भी, तो उसको क्लियर करो, तो ये आपको फ़ायदा होना चाहिए। नाउ आ जाइए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का। यू नो दैट एनएस वहाँ पे किसी किसी बुक में 1 से लेके 2 आता है, लेकिन हम लोग बेसिकली 0 के कारण हमने यहाँ 0 से 2 दिया। एन ये पेन अल्टीमेट है, n-1 डी 1 to 10। तो ये हमारा पेन अल्टीमेट है, आउटर मोस्ट से जस्ट इनर, ये मेरा आउटर मोस्ट है। ठीक है, अगर इस केस में देखें तो इस केस में भी आप देखिए यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे लिखे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट क्या है, ये है 4s आगे आता है। ये अगर सीरीज वाइज ले तो ये अंदर आएगा, ये बाहर हो गया ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट में अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट ये हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने दिखाया यहाँ पे 4s2 3d6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये लोअर एनर्जी है, या है एयर है, आप दिख रहा है। तो आउटर मोस्ट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। नाउ इट बिकम 0, मीन्स Fe2+, ये 0 हो गया। और यहाँ पे 3d6। क्लियर? तो हाउ मेनी अनपेयर्ड, कभी कभी क्वेश्चन ये भी देता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड, यू जस्ट अरेंज इट। 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यू जस्ट इससे क्लियर विजिबल दैट हाउ मेनी अनपेयर्ड, 1 2 3 4। So 4 unpaired electrons are here. So obviously electrons are transit from this। ठीक है, यहाँ से निकला है। तो ये भी इस तरह से ये ट्रांजिशन का बेसिक कंसेप्ट हुआ। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ हमको क्लियर है ना? तो दिस टाइप ऑफ कन्फ्यूजन यू शुड क्लियर इट। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकेंड आयनाइजेशन में किस तरह से वेरीज आते हैं, किस तरह से चेंजेस होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना है। तो कंसेप्ट को क्लियर करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर दिए दिया क्वेश्चन कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, दैट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इस केस में अगर कंपेयर करें कॉपर एंड जिंक, तो आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं 3d10 4s1, कॉपर का आएगा, जिंक का आ जाएगा 3d10 4s2। वी ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में अगर देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल, ये स्टेबल है क्योंकि इसका कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबिलिटी है। तो इस केस में जब स्टेबल ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन इंथैल्पी इसका ज़्यादा होगा। मीन्स हाई एनर्जी हमको लगाएंगे, यहाँ एनर्जी हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा टू रिलीज़ दैट इलेक्ट्रॉन। इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी। तो इसका इंथैल्पी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है, तो इसमें एनर्जी हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस केस में। तो ये यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर ऐसा हुआ। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन में अगर देखें I2 में, तो हमारा क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन यही मान लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ। फर्स्ट आयनाइजेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आप मान लीजिए इसको लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दैट इज़ 4s0 3d10, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो 4s1 3d10, ये कंडीशन आ गया। क्लियर? अब इस कंडीशन में आप देखो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, यहाँ तो हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, तो ये हमारा मोर स्टेबल, ये हमारा स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है, ये हमारा स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है। ठीक है, ये 0 आ जाता है, ये ख़त्म हो गया, ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा हुआ, तो ये जो है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो I2 के केस में चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। तो क्वेश्चन आता है, कभी कभी देता है कि इस तरह से क्यों है, रीज़न क्या है।
तो रीज़न आपका यही यहाँ पे जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिचुएशन, यही इसका रीज़न है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ स्टेबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी होने के कारण एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जा रहा है Zn+ में तो स्टेबिलिटी इसका लो हो जा रहा है और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जा रहा है Cu+ का। तो इस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। नाउ इट्स क्लियर, एकदम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू से ये क्लियर है। ओके, नाउ अगर फिर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैग्नीज एंड क्रोमियम। मैग्नीज 4s2 3d5 25 होता है, तो 4s2 3d5 होगा। और क्रोमियम 24, दैट इज़ 4s, एक कम है तो 4s1 3d5। तो ये हमारा मोर स्टेबल, ये हमारा लेस स्टेबल, ये हमारा लेस है, ये हमारा मोर है। तो एनर्जी हमको यहाँ ज़्यादा लगेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया दिस वन। ठीक है, जब निकला फिर से हम इसमें आएंगे, ट्रांजिट होंगे जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Mn+ जब हुआ, इट मीन्स दैट 3d5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इनर है, दिस इज सॉरी आउटर है ये, तो ये आउटर से निकला 4s1। ठीक है, तो ये 4s1 से निकल गया और ये हमारा निकला यहाँ से 4s1 से ऑलरेडी निकल गया, तो 4s0 दे दिया हमने 3d5। तो ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये हमारा मोर स्टेबल, ये हमारा लेस स्टेबल। तो इन दिस केस इसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। सो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन एक्सप्लेन इट। क्लियर? तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका स्टेबिलिटी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग शिफ्ट करते हैं आगे। नाउ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कुछ टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो उसको आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ये कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक। सो डी ब्लॉक है, मतलब ट्रांजिशन का बात नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में क्या आएगा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? मरकरी का। ठीक है, एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट का सिल्वर। आप ऐसा देखिए, हम यहाँ पे एक दिखा रहे हैं आपको, जैसे यहाँ से जिरकोनियम से स्टार्ट किए, फिर आया यहाँ पे इस तरह से टेलुरियम आया, इस तरह से पीडी आया, पैलेडियम, फिर लास्ट में ये सिल्वर। तो आपको लोएस्ट हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिल्वर आ रहा है। तो ये पहले बढ़ा फिर घटा, तो ये ऑर्डर इस तरह से पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो ये लोअर आता है। तो ये ऐसा क्यों आया, ये आपको जानना है। मेल्टिंग पॉइंट कभी कभी देता है, इस तरह का क्यों आता है? तो रीज़न क्या है कि ये आप देखिए, ये दो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है टू द पॉइंट, हमने आपको दिया। अब आ जाइए द रीज़न फॉर बिहेवियर। इस तरह का जो बिहेवियर होता है क्यों होता है? तो ये ऑब्वियसली है जो D5 का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके कारण होता है। मीन्स दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे ऐड होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे डालेंगे आते जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होगा तो क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ेगा आफ्टर D5। लेकिन यहाँ से तो बढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, लेकिन D5 के बाद ये पेयरिंग होना शुरू होता है। ठीक है ना, पहले अनपेयर्ड बढ़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन जब और आएगा, दैट इज आफ्टर D5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गो ऑन डिक्रीजेस, तब अनपेयर इलेक्ट्रॉन घटना शुरू होगा। ऑब्वियसली है, फील्ड अप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, वो सिंगल करके 1 2 3, मान लीजिए हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये D का है 1 2 3, ये 5 हम दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे पहले आएगा, तो जैसे जैसे आ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कहाँ तक बढ़ेगा? D5 तक बढ़ेगा। D5 के बाद हम पेयरिंग होना शुरू होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? देख रहे हैं आप, डिक्रीज हो रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही पेयरिंग शुरू होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5 के बाद घटना शुरू होगा, कम होगा। तो दैट्स वाई हमने लिखा D5 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गो ऑन डिक्रीजेस। नाउ इट्स क्लियर? तो जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटना शुरू होगा, दैट इज आफ्टर D5, तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी इसका डिक्रीज होता है। ये बेसिक है।
मतलब पहले बढ़ा, D5 तक आया, D5 के बाद वो फिर कम होना शुरू होगा, और कम आते आते जो जिसको हमने ऑर्डर यहाँ पे दिखाया सिल्वर। इस तरह का आप एक और भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह का। तो ये आपका जो एक तरह से ये ग्राफ जो है अगर देखते हैं तो और क्लियर होता है कि किस ऑर्डर में किस पैटर्न में ये जा रहा है। तो दैट इज़ ये। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट का देखिए, यहाँ फिर से हमने डाला, यहाँ पे 3D है, 3D से ज़्यादा आया 4D, 4D से आया 5D, तो 5D तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक। लेकिन इसके बाद 5D के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, डिक्रीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घटना शुरू होगा, डिक्रीज होगा। सो क्लियर। तो बेसिकली ये जो है स्टूडेंट, ये बच्चों को आपको समझना होगा कि पढ़ाई में ऐसा क्या है कि सिर्फ देखना नहीं है कि नंबर हमको कैसे है। आजकल स्टूडेंट का क्या है कि सिर्फ वो दिमाग में रखते हैं कि हमको नंबर कैसे आ जाएगा, तो उससे हमको एक्चुअली में उससे कोई हमको फ़ायदा नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमको सीखें कैसे, जाने कैसे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप साइंस हो, साइंस में स्टूडेंट हो, आप साइंस लिए हो, तो ऑब्वियसली यू हैव योर लेवल शुड बी अप टू दैट, उस लेवल में होना चाहिए। क्योंकि आपको तो ये नहीं है सिर्फ पास कर जाना है, तो आपको ये देखना है कि इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू गेट एंटर इनटू टेक्निकल स्टडीज़, तो ऑब्वियसली ये टेक्निकली ये सब आपको ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना सोच को थोड़ा बढ़ाइए और ये शॉर्टकट का फंडा छोड़ दीजिए। बहुत सारा ऐसा वीडियो है यूट्यूब में आता है कि शॉर्टकट है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, हो गया। लेकिन नहीं, कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आप लर्न करते हो तो सिर्फ पर्टिकुलर वही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो उस टॉपिक से जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको लिख लोगे। जैसे हमने कहा था डी ट्रांजिशन क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्कस किए, ये भी किस तरह से बढ़ता है फिर घटता क्यों है। तो ये बेसिक जो है ये जानना ज़रूरी है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करेगा। तो इस तरह से वीडियो को सीरियली जो है 1 by 1, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके आपको सीरियल ऑर्डर में आपको देखना है। इट्स नॉट ए हैफेजार्ड, ऐसा नहीं है कि हैफेजार्डली आपको देख लेना आगे पीछे करके, एक सीरीज़ में देखना है, सो दैट आपका ब्रेन में जो है लेयर वाइज वो जमेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे, ओके। तो अब फिर से आते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं, है ना। तो अब जो टॉपिक्स हम थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज हो रहा है एटॉमिक साइज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होता है। तो एटॉमिक साइज में अगर देखें तो क्या होता है कि जैसे हमने स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, विद इन ट्रांजिशन सीरीज, जब ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो ये जो दिया है द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक साइज पहले डिक्रीज करेगा, कम होगा इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। फिर क्या होगा, मतलब ऐसा आएगा, शुरू में डिक्रीज हुआ, इस तरह से आया, फिर ये नियरली इक्वल आएगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर इंक्रीज होगा। तो फिर हमारा इस तरह से ये नियर अबाउट यहाँ तक जाएगा, फिर इंक्रीज होगा। तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट, नॉट ए कांस्टेंट एग्जैक्टली, लेकिन नियरली कांस्टेंट होता है, थोड़ा सा आगे 1-2 पॉइंट्स का वेरिएशन आता है, एंड देन इंक्रीज। तो पहले डिक्रीज, अगर आप देखें इसका तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से, ये फिर ऐसे आएगा, ठीक है, ये इस तरह का आएगा। तो क्या है इसमें कि फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडिया इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। तो क्यों आपका एटॉमिक रेडिया शुरू में डिक्रीज हुआ, क्यों होता है? तो ऑब्वियसली जब एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, इट मीन्स दैट न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसका, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका साइज, उसका जो ऑर्बिट है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, ये तो ईजी है। तो ये क्लियर है आपका। तो इन द बिगिनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, अब क्या होता है, एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो यू नो दैट, समझिए कि अगर ये न्यूक्लियस है तो एटॉमिक नंबर मान लीजिए बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है,
तो यहाँ प्रोटॉन जब बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो जितना प्रोटॉन बढ़ा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखना है क्या होता है फिर। लेकिन जब इंक्रीज होता है तो जैसे जैसे, ये तो शुरुआत का था, लेकिन जैसे जैसे फर्दर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बराबर इलेक्ट्रॉन भी एंटर करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर बढ़ा, इंक्रीज किया, तो दैट इज ऑब्वियसली है प्रोटॉन जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी उतना ही आएगा, बैलेंस करना है काउंटर। तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है धीरे धीरे n-1d सबसेल में। अब वो आउटर मोस्ट में नहीं जाके, ये जो आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पहले गया था, लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे शुरुआत में तो एंटर किया इलेक्ट्रॉन, जितना यहाँ बढ़ा प्रोटॉन उतना यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इन फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा यहाँ पे पेन अल्टीमेट में अंदर। तो अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ना शुरू होगा, या इलेक्ट्रॉन का नंबर्स एंटर जो कर रहा है पेन अल्टीमेट में आएगा। ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर इन फ्यूचर, इन फर्दर, नॉट इट्स ए इन फर्दर, सपोज इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसको कंपनसेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो आउटर मोस्ट में नहीं जाके पेन अल्टीमेट में एंटर करना शुरू करेगा। तो जब पेन अल्टीमेट में आता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होना शुरू होता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया पेन अल्टीमेट, मान लीजिए ये पेन अल्टीमेट है, ये आप ऐसे समझिए इसको कि इस तरह से है न्यूक्लियस, और ये इस तरह का है, ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था यहाँ पे, लेकिन इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एंटर करना शुरू हुआ पेन अल्टीमेट में। तो पेन अल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करेगा, दैट इज n-1d सबसे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होगा और इंक्रीज होगा, धीरे धीरे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ना शुरू करेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो इसका आगे में, इसके आगे में ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का जो है एक स्क्रीन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का जब स्क्रीन बन गया तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसका इफेक्ट यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, यहाँ कम हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि ये आगे में, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे में आके एक स्क्रीन का काम कर रहा है। तो इसका जो इफेक्ट है यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। शुरुआत में पहुँच रहा था, तो जब शुरुआत में पहुँच रहा था तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आगे अट्रैक्ट हुआ, आगे की ओर गया। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ था, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इक्वल नंबर में, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये ऑर्बिट जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो साइज हमारा छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आके इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट में आना शुरू होता है। तो जब पेन अल्टीमेट में आएगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। अब इस केस में आप तो शुरू में साइज छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आना शुरू करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू करेगा, और ये एक तरह का गार्ड का काम कर रहा है, एक स्क्रीन का काम कर रहा है। और जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ेगा, इस पर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर नहीं आएगा, मतलब ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत में डिक्रीज हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उतना ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आया। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में आया तो न्यूक्लियर चार्ज क्या किया, उसको अट्रैक्ट किया। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर किया पेन अल्टीमेट में तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने लगा। तो उस केस में अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो साइज जो है फिर से क्या हो रहा है, हमारा छोटा नहीं होगा, फिर से इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन शुरू होगा, तो इसके बीच रिपल्सन शुरू होगा, और रिपल्सन के कारण वो साइज फिर से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है हाउ द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबसेल द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का, डी इलेक्ट्रॉन दिस वन। तो ये डी इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीन करेगा किसको, ऑन द आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन।
तो ये मान लीजिए NS इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा NS इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा D इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको स्क्रीनिंग करेगा NS को, तो NS को स्क्रीनिंग करेगा तो बढ़ते जाएगा NS का स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इंक्रीज द, इस तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और जितना ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो ये बढ़ने से क्या होगा, ये जो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ये जितना बढ़ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना बढ़ जा रहा है। तो जब बढ़ जा रहा है तो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो इसी कारण से ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे करीब करीब इस जगह में मोर और लेस ये सिमिलर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको लाके कंपनसेट कर दे रहा है। तो इसके कारण से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है या इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। फिर जब आगे फर्दर जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से आएगा और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है इस केस के बीच। तो रिपल्सन शुरू होने के कारण अब साइज यहाँ से इंक्रीज करेगा ड्यू टू रिपल्सन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन के कारण साइज फिर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। इसीलिए इसका ऑर्डर जो है आपका ये आप देख सकते हो, स्कैंडियम है, ये पिकोमीटर में हमने लिखा है, इसका टेबल देख सकते हैं 144 है, टिटानियम का 132 है। तो आप देख रहे हो शुरू में घटा, डिक्रीज हो रहा है, वेनेडियम, क्रोमियम यहाँ तक डिक्रीज हुआ और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही इंक्रीज हो जा रहा है, तो न्यूट्रलाइज हो गया इस जगह। एंड आफ्टर दैट फिर से जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो रिपल्सन शुरू होता है और साइज जो है फिर धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना शुरू होगा 117 से लेके देन इट इंक्रीज 125। तो जिंक में आके ये 125 हो जा रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ इस केस में, तो जिंक 30 है कम्प्लीटली ऑर्बिटल इसका फील्ड अप है। तो ऑब्वियसली है जब फील्ड अप होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आएगा, रिपल्सन क्रिएट होगा और रिपल्सन के कारण साइज यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, दिख रहा है आपको क्लियर कि साइज बड़ा हो गया। तो ये कारण है। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण साइज जिंक का बड़ा हो जाता है। तो यू दिस टू कॉपर दैट जिंक यहाँ पे देखना है। तो ये ऑर्डर का जो मेन रीज़न है ये कंसेप्ट है। आई थिंक नाउ इट्स ए क्लियर। ये अब क्लियर हो गया कि पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा और इस जगह में ये केस थोड़ा कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन आता है गिवरीजन में, यहाँ कांस्टेंट क्यों आया, तो इसको ध्यान में रखना है। या डिक्रीज क्यों हुआ फिर कांस्टेंट हुआ फिर इंक्रीज क्यों हो रहा, पूरे का एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो इसको आपको सीरियसली लेना होगा, वीडियो को आप सीरियसली देखिए। इट्स नॉट ए इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको सीरियसली वीडियो जो है हमको देखना है। ये पढ़ाई का रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है। तो डोंट टेक और डोंट कंसीडर दिस टाइप ऑफ वीडियो एज ए फन। तो फन मोड में नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई का वीडियो है। ओके, आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। ओके देन, ओके।